Good morning, all of you. Let's start chapter number 2, Politics, class 9th. The making of Constitution. संविधान बनाना कैसे बनाया गया, ठीक, उसके बारे में आप लोग देखेंगे. Constitution means संविधान. Why do we need a constitution? हम लोगों को संविधान की ज़रूरत क्यों होती है? The example of South Africa is a good way to understand why we need a constitution and why it is important for a country. The example of South Africa is a good way to understand. साउथ अफ्रीका का उदाहरण अगर हम लोग देखें यह समझने के लिए कि किस तरह से वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोगों को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है. अगर हम लोग अफ्रीका को उदाहरण के रूप में लेकर देखें तो हम लोग जानेंगे वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री, कि यह किस लिए, किस तरह से किसी देश के लिए आवश्यक होता है. What South Africa experienced provides a deeper insight in the problem of making constitution for democratic state. कि किस तरह से वहाँ की जो आंतरिक कंडीशन थी, आंतरिक समस्याएं थी, उनको किस तरह से संविधान बना करके प्रजातांत्रिक राज्य के रूप में उन्हें बनाया गया, किस तरह से वहाँ के लोगों ने सारी चीज़ों को देखा, उनको झेलना पड़ा. आप लोग आके देखेंगे भी कि साउथ अफ्रीका की कंडीशन के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से वहाँ लोग रहते थे. तो एक रूल रेगुलेशन बनवाना पड़ा जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. वो अगर देखा जाए तो संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक नियम, ऐसा नियम जिसके द्वारा पूरा, चाहे कोई समुदाय हो, चाहे देश हो, या फिर बड़ा कोई कम्युनिटी हो, बड़ी कम्युनिटी हो, सबको एक ही नियम से कार्यान्वित करना, एक ही नियम से लोगों को कार्यान्वयन करना ही संविधान होता है. द डिसीजन, सो लेट्स अप फर्स्ट स्टडी द केस ऑफ साउथ अफ्रीका. तो आओ हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले द केस ऑफ साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका का मामला क्या था, साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था जिससे हम लोगों को संविधान की ज़रूरत के बारे में पता चलता है. हम लोग क्या समझते हैं संविधान के महत्व के बारे में, वो हम लोग देखेंगे. द डिसीज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका का जो संविधान बनाने का निर्णय था वो किस तरह का था, कैसा था, उसके बारे में आप लोग देखेंगे. डिज़ाइनिंग है, द डिज़ाइनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के संविधान का जो आकार है, जो उसका किस प्रकार से बनाया गया है, उसके बारे में आप लोग देखेंगे. नेल्सन मंडेला वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड द राइट्स ऑफ पीपल इन द साउथ अफ्रीका. नेल्सन मंडेला वॉज द आर्किटेक्ट, निर्माता थे, ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, प्रजातांत्रिक संविधान के, प्रजातंत्र वाले संविधान के नेल्सन मंडेला जो हैं निर्माता थे. एंड द राइट्स ऑफ पीपल इन साउथ अफ्रीका, और जो लोगों का अधिकार था साउथ अफ्रीका के, उसके वो निर्माता थे. नेल्सन मंडेला वॉज इम्प्रिजन्ड बाय द रेशियल साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट फॉर 28 years फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड regime which justified the policy of racial discrimination against the blacks. नेल्सन मंडेला जो थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, इनको जेल में डाल दिया गया था, इन्हें अवरुद्ध कर लिया गया था. और कितने, साउथ अफ्रीका की सरकार के द्वारा 28 सालों के लिए. किस लिए इन्हें गिरफ्तार किया गया था? क्योंकि इन्होंने डेयरिंग टू अपोज, विरोध करने का साहस किया था, द अपार्थाइड रेजाइम, जो रंग भेद, जो अश्वेत और श्वेत लोग हुआ करते थे, उनकी जो शासन पद्धति थी साउथ अफ्रीका के, उसके बारे में. विच जस्टिफाइड द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक, जिसमें विच जस्टिफाइड द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें जातीय भेदभाव, जिन्होंने, जो नेल्सन मंडेला थे, ये इन्होंने ही इसके विरोध में, जो ब्लैक लोग थे, अश्वेत लोग थे, उनके बारे में इन्होंने उनके भेदभाव के लिए बोला था, उसके विरुद्ध ये खड़े हुए थे. उनकी जो जातीय अलगाव था, श्वेत अश्वेत, ब्लैक और वाइट का, उसके बारे में. तो इसीलिए इनको साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने 28 सालों के लिए इन्हें जेल में बंद कर दिया था. साउथ अफ्रीका वॉज ऑक्यूपाइड बाय ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप विद द यूज ऑफ आर्म्स एंड फोर्सेज एज दे हैड बी ऑक्यूपाइड इंडिया, बट अनलाइक इंडिया. साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका वॉज ऑक्यूपाइड,
बाय ट्रेडिंग कंपनीज, जैसे व्यापारी कंपनियों के द्वारा फ्रॉम यूरोप से जो थी यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के द्वारा ऑक्युपाइड, इस पर अधिकृत हो चुका था साउथ अफ्रीका जो था। विद द यूज़ ऑफ आर्म्स एंड फोर्सेस, उनके अपने जो अस्त्र शस्त्र थे और सेना थे उसका प्रयोग करने के बाद जो यूरोप की व्यापारिक कंपनियां थी, उन्होंने साउथ अफ्रीका पर अधिकार कर लिया था। हैड ऑक्युपाइड इंडिया, और दे हैड ऑक्युपाइड इंडिया, उन्होंने भारत पर भी अधिकार कर लिया था, भारत को भी अधिकृत कर लिया था। बट अनलाइक इंडिया, लेकिन भारत को कम पसंद करते थे। अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड डाउन इन साउथ अफ्रीका। अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स, बहुत से श्वेत लोग, श्वेत किन्हें बोला जाता था? यूरोपियंस को, ठीक। अभी आप लोग देखेंगे आगे जो श्वेत लोग हैं, श्वेत वाइट्स मतलब होता है यूरोपी। अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड डाउन इन द साउथ अफ्रीका, बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब बहुत से लोग जो वाइट्स थे, मीन्स यूरोपियन थे, वो लोग साउथ अफ्रीका में बस गए, रहने लगे। एंड बिकेम द लोकल रूलर्स, और वहाँ के स्थानीय शासक बन गए। द सिस्टम ऑफ एपार्थेड एज इम्पोज्ड बाय द वाइट्स, और जो ये रंग भेद नीति थी, जो रंग भेद वाली पद्धति थी, उसे किसने लागू किया था? यूरोपियंस ने ही, इनके द्वारा लागू कर दिया गया था। डिवाइडेड द पीपल ऑफ द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर इन द फॉलोइंग मैनर, किस तरीके आप लोग देखेंगे, डिवाइडेड द पीपल, लोगों को बांट दिया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, उनकी त्वचा के रंग के हिसाब से, मीन्स उनके कलर को देख के, उनके शरीर के रंग को देख के उन लोगों को क्या कर दिया गया था? बांट दिया गया था। इन द फॉलोइंग मैनर, नीचे दिए गए, जैसे आप लोग देख रहे हैं किस तरह से बताया गया, उन लोगों को किस तरह से डिवाइड किया गया था। देखिए, नेटिव साउथ अफ्रीकन्स, नेटिव मीन्स होता है मातृभूमि, ठीक। नेटिव प्लेस जो होता है मातृभूमि, जहाँ पे हम लोग जन्म लेते हैं। तो नेटिव साउथ अफ्रीकन्स जो साउथ अफ्रीका के लोग थे, वो लोग 3/4 ऑफ पॉपुलेशन, उनकी 3/4 जनसंख्या जो थी, वो क्या थे? वो लोग ब्लैक्स, उन लोगों को अश्वेत लोग कहा जाता था, काले होते थे वो लोग। यूरोपियन सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका, और कुछ यूरोपीय जो थे वहाँ पे जो सेटल हुए, जो निवास करना शुरू किया, उन लोगों ने, यूरोपियंस ने साउथ अफ्रीका में, उन्हें वाइट्स कहा गया, ठीक। यूरोपियंस थे वो, इसलिए उन्हें वाइट कहा गया, वो लोग गोरे होते थे। पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस, और जो लोगों का एक मिश्रित समुदाय था, उसे कलर्ड कहा गया। कलर्ड में दोनों आते थे, यूरोपीय और अफ्रीकी दोनों। यूरोपियंस जो होते थे वो वाइट होते थे, उन्हें वाइट्स बोला जाता था, श्वेत लोग, और अफ्रीकन्स जो होते, साउथ अफ्रीका के जो लोग होते थे, उन्हें ब्लैक्स बोला जाता था। द वाइट रूलर्स treated all non-white, including the people who migrated from India, as inferiors. The white rulers treated at non-white, including the people, जो सफ़ेद शासक थे, वाइट मतलब यूरोपियन शासक जो थे, वो लोग बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करते थे नॉन वाइट मतलब सफ़ेद ना होना, मीन्स अश्वेत, ठीक। जो सफ़ेद नहीं थे, जो गोरे नहीं होते थे, मीन्स ब्लैक, यानी साउथ अफ्रीकन्स, उनके साथ ट्रीटेड, बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करते थे ये लोग। हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया एज इन्फीरियर, और जो कुछ लोग भी भारत से भी यहाँ आए थे प्रवास करने के लिए, उन सब के साथ भी, और अफ्रीकन्स के साथ भी ये लोग, जो यूरोपियंस वाइट रूलर थे, ये बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे, व्यवहार करते थे। द नॉन वाइट्स हैड नो वोटिंग राइट्स, जो अश्वेत होते थे, मतलब अफ्रीकन जो होते थे, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। द अपार्थेड सिस्टम वॉज पार्टिकुलरली ऑपरेटिव फॉर द ब्लैक, जो ये रंग भेद की पद्धति थी, तरीका था, ये जो है पूर्ण रूप से जो अश्वेत लोग थे उनके लिए एकदम अत्याचार पूर्ण था, अत्याचार जैसा था। एबव आर द एग्जाम्पल्स, जैसे आप लोग अब उदाहरण देखेंगे, ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू लिव इन एरियाज वेयर वाइट्स इनहेबिटेड, जो अश्वेत लोग होते थे, ब्लैक्स, वर नॉट अलाउडेड, उन्हें अनुमति नहीं होती थी, टू लिव इन एरियाज, उन क्षेत्रों में रहने की, वेयर वाइट्स इनहेबिटेड, जहाँ पे श्वेत लोग यानी यूरोपियंस निवास करते थे। जो अश्वेत लोग होते थे, काले लोग, जो अफ्रीकन्स थे, उन लोगों को, जहाँ पर यूरोपियन सफ़ेद श्वेत लोग रहते थे, गोरे लोग, उन लोगों को रहने की अनुमति नहीं थी। Blacks could not work in areas dominated by whites unless they had a permit to do so. जिन स्थानों पे सफ़ेद लोग
मतलब श्वेत लोग यानी यूरोपियंस कार्य करते थे, वहाँ पर अश्वेत लोग कार्य नहीं कर सकते थे, उन क्षेत्रों पे ये लोग कार्य नहीं कर सकते थे। अनलेस दे हैड परमिट टू डू सो, यद्यपि कि उन्हें आदेश हो या ना हो, लेकिन वो लोग वहाँ पर कार्य नहीं कर सकते थे। All public utility services including trains, buses, taxis, hotels, hospitals, schools, college, libraries, cinemas, halls, sea beaches, swimming pools, public toilets were mentioned separately for the white and the blacks। वहाँ पर जितने भी जो सुविधाएं होती हैं, जो संसाधन होते हैं हर चीज़ों के, चाहे वो परिवहन हो या फिर स्कूल कॉलेज हो, कोई भी हो, जैसे आप लोग देख रहे हैं इसमें ट्रेन थी, बसें थी, टैक्सियाँ, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल्स, सी बीच, समुद्र के किनारे जो होते थे, सी बीच जो होते थे, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स, सब में जितनी चीज़ें थी सब में वर मेंशन्ड सेपरेटली, सबको अलग रखा गया था, सबके लिए अलग अलग थे। वाइट्स एंड द ब्लैक्स, अश्वेत लोगों के लिए अलग, मतलब साउथ अफ्रीकन्स जो थे उन लोगों के लिए अलग, और यूरोपियंस के लिए अलग, ये सारी चीज़ें अलग थी। मीन्स वो लोग साथ में कुछ नहीं करते थे। ब्लैक्स कुड नॉट एंटर द चर्च वेयर द वाइट्स वर्शिप्ड, जो अश्वेत लोग होते थे साउथ अफ्रीकन, ये श्वेत लोगों की यूरोपियंस के चर्च में जहाँ वे लोग पूजा करते थे वहाँ वे लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे, अश्वेत वहाँ नहीं जा सकते थे। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरेबल ट्रीटमेंट, और जो अश्वेत लोग थे, जो साउथ अफ्रीकन थे, इन्हें ये जो भयंकर टेरेबल ट्रीटमेंट, जो भयंकर बर्ताव था यूरोपियंस का, उसके ये लोग विरुद्ध में कुछ भी नहीं कर सकते थे। इट वॉज सिंस 1990, यह लगभग 1990 का समय था, 1990 में, दैट द ब्लैक कलर्ड एंड रेजिडेंट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन स्टार्टेड वैगिंग अ बैटल अगेंस्ट द अनजस्ट अपार्थाइड सिस्टम। 1990 के दौरान, लगभग 1990 में, जो अश्वेत लोग थे और जो कुछ भारतीय निवासी थे, यहाँ के जो भारतीय निवासी थे, उन लोगों ने इस अन्याय, जो अपार्थाइड सिस्टम था, जो रंग भेद पद्धति थी, इस अन्याय के विरुद्ध में उन लोगों ने इसके विरुद्ध कार्य शुरू किया, मतलब इसके विरोध में वो लोग सामने आए, इसका विरोध करने लगे। दे स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन वॉज फॉट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अब क्या हुआ कि जो द स्ट्रगल, संघर्ष शुरू हुआ अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ एग्रीगेशन, इस अलगाव की पद्धति के विरुद्ध, और वॉज फॉट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसे किसके विरुद्ध किया गया, जो किसके विरुद्ध था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो ANC वहाँ की पार्टी थी, जो वहाँ पर शासन कर रही थी, उसके विरुद्ध जो अलगाव की पद्धति थी उसमें संघर्ष शुरू हो गया, उसके विरुद्ध संघर्ष शुरू हो गया। इट आल्सो इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क्स, इसमें कई सारे लोग शामिल हुए, उन लोगों ने भाग लिया। वर्कर्स यूनियंस, द कम्युनिस्ट पार्टीज़, जो वर्कर्स थे, परिश्रमी वर्ग जो थे, यूनियंस जो थी, और कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ सेंसिटिव वाइट्स, और जो छोटा समूह था एक यूरोपियंस का, जो लोग सेंसिटिविटीज़ से समझते थे, अपने समझदारी से, या मानते थे या समझते थे कि ये चीज़ें जो हैं वो गलत हो रही हैं ब्लैक्स, अश्वेत लोगों के साथ, तो वो लोग भी इनमें शामिल हुए, इनमें उन लोगों ने भी भाग लिया। इन स्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड सेवरल कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, दिस रेसिस्ट गवर्नमेंट continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of innocent blacks and colored people. In spite of criticism of international community, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा जो है आलोचना की जाने लगी थी, जो आलोचनाएं की जा रही थी, एंड सेवरल कंट्रीज़, और सभी देशों के द्वारा, वर्ल्ड वाइड, संसार के, दिस रेसिस्ट गवर्नमेंट continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of innocent blacks and colored peoples। पूरे संसार में, संसार के सभी देशों में यह आलोचना हो रही थी कि जितने भी
लोग हैं, अश्वेत लोग हैं, और अश्वेत और जो भारतीय प्रवासी हैं उन सबको यहाँ पर क्या किया जाता था, उन पर बहुत ज़्यादा रोक लगाई गई थी, उनको यातनाएं दी जा रही थी और उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट, लगभग हज़ारों जो एकदम साधारण सीधे लोग होते थे जिनका कोई अपराध नहीं होता था, उन्हें मार दिया जा रहा था। यह बात, यह आलोचना पूरे संसार में हो रही थी, संसार के सभी देशों में उस समय हो रही थी। मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, अब किस तरह से ये संवैधानिक पद्धति की ओर किस तरह से ये लोग मूव करते हैं, आते हैं, आप लोग देखेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ लार्ज स्केल प्रोटेस्ट द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड which had taken the shape of mass movement, the racial regime was forced to change its policies. A result of the large scale protest, ये जो बड़ी मात्रा में विरोध हुआ, इसका परिणाम यह हुआ, द स्ट्रगल अगेंस्ट और अपार्थाइड, जो रंग भेद, जो रंग का भेद था इन लोगों में, उसके विरुद्ध जो उसका जो विरोध हुआ, उसके संघर्ष में हैड टेकन अ शेप ऑफ मास मूवमेंट, ने एक बहुत बड़ा आकार ले लिया। मतलब उन लोगों ने जो अश्वेत लोगों के लिए एक आंदोलन चला रहे थे, उसके विरुद्ध ये लोग साउथ अफ्रीका में उसका विरोध कर रहे थे, उसका एक मतलब उसकी बहुत बड़ी एक कम्युनिटी बन गई, समुदाय बन गया, मास मूवमेंट, मतलब उसने एक बड़ा आकार ले लिया। द रेशियल रेजाइम वॉज फोर्स्ड टू चेंज इट्स पॉलिसीज़, और जो जातीय शासन पद्धति थी वॉज फोर्स्ड टू चेंज इट्स पॉलिसी, इस पद्धति को बल के द्वारा बदला गया उस समय। द गवर्नमेंट नाउ क्लियरली रियलाइज्ड दैट इट वाज नो लॉन्गर पॉसिबल टू कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन। गवर्नमेंट नाउ क्लियरली रियलाइज्ड, उस सरकार ने जो है इस समय एकदम साफ साफ से यह महसूस किया, मतलब निश्चित रूप से उसने यह महसूस कर लिया था, दैट कि इट वाज नो लॉन्गर पॉसिबल टू कीप द ब्लैक अंडर देयर रूल थ्रू प्रोसेसन, उनको रोक लगाकर अश्वेत लोगों पर अब हम लोगों को अधिकार करना नहीं होगा, ज़्यादा दिन तक हम लोगों का अधिकार उन पर संभव नहीं हो सकता था। वो यह समझ चुके थे, जो सरकार थी वह पूर्ण रूप से यह समझ चुकी थी। द गवर्नमेंट टुक सेवरल रिमेडियल मेजर्स टू प्रिवेंट फर्दर वर्सनिंग ऑफ द सिचुएशन। These measures included, the government took several measures to prevent further worsening of the situation। उस समय की जो एकदम बुरी एकदम ख़राब कंडीशन थी, स्थिति थी, सिचुएशन थी, उसको अब उस सरकार ने सुधारने का जिम्मा लिया, मतलब वो लोग अब सुधारने लगे। These measures included, और वो किस तरह से थे देखिए आप लोग। रिपेल ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, उन्होंने जो प्रजातंत्रीय कानून बनाए थे, प्रजातांत्रिक कानून बनाए थे, उसको रिपेल, रद्द कर दिया। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया, और जो मीडिया पर रोक थी उसको निष्कासित कर दी गई, मीडिया की रोक भी ख़त्म कर दी गई। लिफ्टिंग द ऑफ बैन फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज़, और जो राजनीतिक समूह थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जिन्हें बैन कर दिया गया था, उन्हें फिर से अब उठा दिया गया। मीन्स वो लोग भी अब शासन करने के लिए आ सकते थे। आफ्टर रिमेनिंग इन जेल फॉर ऑलमोस्ट 28 ईयर्स, लगभग 28 साल जेल में बिताने के बाद, द प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो अध्यक्ष थे ANC के, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के, नेल्सन मंडेला वाज रिलीज्ड, नेल्सन मंडेला को छोड़ दिया गया। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, the new national flag of the Republic of the South Africa was unfurled. Finally at the midnight of 26 अप्रैल 1994, 1994 में 26 अप्रैल को, अंततः 26 अप्रैल की मध्य रात्रि को, द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनफर्ल्ड, साउथ अफ्रीका का नया जो राष्ट्रीय झंडा था उसे फहराया गया। विच मार्क द बिगनिंग ऑफ अ न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, जो कि संसार में एक एकदम नए प्रजातंत्र के रूप में जिसने जन्म लेना शुरू किया। दिस मार्क द एंड ऑफ द अपार्थाइड गवर्नमेंट, इस तरह से क्या होता है, दिस मार्क द एंड ऑफ द अपार्थाइड गवर्नमेंट, इस तरह से जो रंग भेद वाली सरकार थी उसका समापन समाप्त होते हैं वो लोग। द फर्दर पेव्ड द वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, और इस तरह से
इसके अलावा क्या होता है कि जो मल्टीरेशियल बहुजातीय सरकारों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। बहुजातीय सरकारों के लिए मतलब प्रजातंत्र अब आ जाएगा साउथ अफ्रीका में। अभी तक क्या था, रेशियल रेजाइम्स थे, ठीक, जातीय शासन पद्धतियाँ वहाँ पर थीं। इमर्जेंस ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका, अब जो नए साउथ अफ्रीका का जो उभार है वो कैसे आया, किस तरह से उन लोगों ने अपलिफ्ट किया। What emerged after this struggle against the policy of racial discrimination can well be described as new democratic South Africa built on the principles of racial equality, democracy, social justice and human rights. What emerged after this struggle against the policy of racial discrimination? अब जो ये जातीय भेदभाव था, जो जातीय भेदभाव की पद्धति थी, इसके जो विरोध हुआ, इसके जो लिए जो संघर्ष हुए, उसमें क्या चीज़ें इसके बाद उभर कर आईं वो आप लोग देखेंगे। कैन वेल बी डिस्क्राइब्ड, वह बहुत अच्छे तरीके से वर्णित है। अ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, एक जो नया प्रजातंत्रीय साउथ अफ्रीका बना, बिल्ट, निर्माण हो रहा है जिसका, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वलिटी, रेशियल इक्वलिटी सॉरी, जातीय समानता के सिद्धांत पर, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र पर, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय पर, एंड ह्यूमन राइट्स और मानवों के अधिकार पर। मतलब जो पहले की जहाँ वहाँ की जातीय भेदभाव थे उसके विरुद्ध उन लोगों ने जब संघर्ष किया तो क्या उभर कर आया कि मानवों का जो अधिकार था, जो सामाजिक न्याय था, प्रजातंत्र था, जातीय समानता थी, ये सारे सिद्धांत जो है एक नए डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका में शुरू हो गए, चलने लगे। Even the black leaders appealed to the fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed during their domination. यद्यपि कि जो ब्लैक लीडर्स थे, जो अश्वेत नेता थे, मतलब साउथ अफ्रीकन जो थे, जो नेता थे, उन लोगों ने जो वाइट्स थे यानी यूरोपियंस जो थे, उन लोगों को क्षमा कर दिया, मतलब उन लोगों को माफ़ करने की अपील की। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे जब वो लोग शासन में थे। What one could see in South Africa during this period was that the party which ruled through oppression and brutal killings and the party that led the freedom struggle sat together to draw a common constitution for South Africa. What one could see in South Africa, किसी भी व्यक्ति ने ऐसा देखा होगा उस समय कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में जो यूरोपियंस थे, जो श्वेत लोग होते थे, उनके शासन के दौरान उन लोगों ने किस तरह से वहाँ उत्पीड़न किया था, किस तरह से जो ब्लैक्स थे, जो साउथ अफ्रीकन्स थे, उनको निर्दयता से एकदम क्रूर तरीके से मार दिया था। और द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सैट टुगेदर टू ड्रॉन अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर साउथ अफ्रीका। और वहाँ पे अब क्या हो रहा था, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, एक पार्टी बनाई गई जिसने नेतृत्व कर रही थी द फ्रीडम स्ट्रगल, सैट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर साउथ अफ्रीका। सब लोग साथ मिल कर के उस पार्टी के बाद, उस पार्टी के लोग सभी साथ मिल कर के वो लोग साउथ अफ्रीका के लिए एक संविधान का खाका तैयार कर रहे थे। वो लोग संविधान बना रहे थे एक तरीके से। It took almost 2 years of hard working involving many rounds of discussion and debate that the leaders came out with one of the finest constitution the world had witnessed. It took almost 2 years of hard working, इसने मतलब इस संविधान को बनने में लगभग 2 साल का समय लगा। Involving many rounds of discussions, इनमें बहुत बार बहस हुई, बहुत सारी बहसें हुई, and debates, और एक दूसरे के बीच में बहसें हुई। That the leaders come out with one of the finest constitution, और बाद में नेताओं के द्वारा जो उसमें बहस करने वाले लोग थे, उन लोगों ने एक सुसज्जित, एक अच्छा सा संविधान बनाया, नियमित the world had witnessed, जिसका कि संसार जो है साक्ष्य था। What the new constitution gave to its citizens was the most extensive list of right available anywhere in the world. अब इस जो नया संविधान बना था, इसने उसके नागरिकों को क्या क्या दिया, वॉज द मोस्ट एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ राइट्स, उनके अधिकारों की एक जो विस्तृत सूची थी, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जो संसार में कहीं भी अब मतलब वो सबके लोगों के सामने थी, जो उनकी
अधिकारों की सूची थी उसका विस्तार जो था, मतलब उसको बहुत संविधान में नियमित तरीके से दिखाया गया, वर्णित किया गया। The most unique thing was that while searching a solution to a problem, every group was included. The most unique thing, सबसे अद्वितीय चीज़, सबसे अच्छी चीज़ यह थी कि while searching a solution to a problem, कि किसी भी जो समस्या थी उसका निराकरण ढूंढ रहे जो लोग थे, every group was included, उसमें सभी समूह शामिल थे। It was decided that irrespective of their role in the past, it was decided, यह निर्णय किया गया दैट कि इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रोल इन पास्ट, बिना भूतकाल के जो उन लोगों का कार्य था भूतकाल में जैसे उन लोगों ने किया था उस पर बिना विचार किए, एवरीबडी शुड बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब जो श्वेत लोग थे उन लोगों को भी ब्लैक्स के साथ बैठ करके किसी भी चीज़ पर बात करने की अनुमति हुई, मतलब मिली, उन लोगों को दिया गया या कहा गया कि एवरीबडी शुड बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, सभी इस चीज़ को सॉल्व करने में, इसका हल निकालने में सभी इसके भागीदार होने चाहिए। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डेमन, किसी को भी एक दैत्य, एक राक्षस की तरह उससे व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो साउथ अफ्रीका का संविधान बना इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार के सभी प्रजातंत्रीय जो देश थे उनके लिए एक इंस्पायरेशन मिला, सबको एक उससे इंस्पायर हुए सब लोग। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर साउथ अफ्रीकन्स दैट अ नेशन विच टिल रिसेंटली वॉज डिनाउंस्ड एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक बाय द एंटायर वर्ल्ड। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, और यह जो मामला था एक ग्रेट प्राइड, बहुत ज़्यादा गर्व करने का था, फॉर साउथ अफ्रीकन्स, दक्षिण जो साउथ अफ्रीका था उन लोगों के लिए, साउथ अफ्रीकन्स के लिए, दैट अ नेशन की कोई एक राष्ट्र जो है, इनका जो राष्ट्र है, विच टिल रिसेंटली वॉज डिनाउंस्ड एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक बाय द एंटायर वर्ल्ड, जो कुछ समय पहले एकदम से संपूर्ण विश्व में एक सबसे ज़्यादा अप्रजातांत्रिक देश है, इसका दोषारोपण उस पर किया जा रहा था, इज़ नाउ सीन एज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अब वह एक अपने आप में यूनिक प्रजातांत्रिक देश हो गया था इन द वर्ल्ड, संसार में। इस चीज़ के लिए उन लोगों को, साउथ अफ्रीकन्स को बहुत गर्व हुआ। What made such a change possible was the determination of South Africans to work together to transform bitter experience of the past into an opportunity to build up a healthy nation. What made such a change possible? इस चीज़ को संभवतः किस चीज़ ने बदला, क्या बदलाव हुआ? What made such a change possible was, किस बदलाव से यह संभव हुआ? ये चीज़ें किस चीज़ के बदलाव से संभव हुई, वो क्या थी? डिटर्मिनेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन्स टू वर्क टुगेदर, जो डिटर्मिनेशन, जो उनका दृढ़ संकल्प था ऑफ साउथ अफ्रीकन्स का, टू वर्क टुगेदर, साथ रहकर काम करने का, टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट, अपने भूत से अच्छा कार्य, अपने जो भूतकाल में उन लोगों ने जैसे उनके साथ कार्य हो रहे थे उन सब के बारे में बिना विचार किए उन लोगों ने जिस तरह से कार्य किया, एंड अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अप अ हेल्दी नेशन, और जो अपने देश को, अपने राष्ट्र को ऊंचाई पर ले जाने के, विकास करने के लिए उन लोगों ने जो कठिन परिश्रम किया, इस तरीके से यह बदलाव संभव हो सका। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अनुसार, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स बोथ ऑफ पास्ट एज वेल एज फ्यूचर। जो संविधान है साउथ अफ्रीका का, वह दोनों के बारे में बताता है, भूतकाल के बारे में भी और भविष्यकाल के बारे में भी। भूत और भविष्य दोनों के बारे में नेल्सन मंडेला के द्वारा यह जो कहा जाता है कि जो साउथ अफ्रीका का संविधान है वह दोनों के बारे में बताता है, पास्ट और फ्यूचर, भूत और भविष्य दोनों के बारे में। द रेफरेंस टू द पास्ट सिग्निफाइज दैट द साउथ अफ्रीकन शैल नेवर परमिट a repetition of racial and repressive past, or the reference to the past signifies that the South African shall never permit। अब और यह संबंध और यह चीज़ें मतलब दिखाई गई कि अब दोबारा फिर से कभी भी जो रेशियल
रिजाइम थे, जो शासन पद्धति थी, जातीय शासन पद्धति थी, यह दोबारा कभी साउथ अफ्रीका में दोहराई नहीं जाएगी। द रेफरेंस टू द फ्यूचर सिग्निफाइज द डिटर्मिनेशन टू ट्रांसफॉर्म साउथ अफ्रीका इनटू अ कंट्री विच इज़ फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू एवरीवन, ब्लैक एंड वाइट, वुमन एंड मैन। और इस चीज़ को सब लोगों ने एकदम डिटर्मिनेशन टू ट्रांसफॉर्म साउथ अफ्रीका के लोगों ने एकदम दृढ़ निश्चय से, एकदम निश्चित रूप से यह जान लिया इसकी महत्ता को, इसके महत्व को, इनटू अ कंट्री, अपने देश में, विच इज़ द फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू एवरीवन, जो कि सभी लोगों के सेंस से संबंधित था, सभी लोगों के विचार से संबंधित थे, कि चाहे वो ब्लैक हों चाहे वाइट हो, मतलब चाहे श्वेत हों या अश्वेत हों, चाहे वुमन हो या मैन हो, सबके द्वारा यह समझ लिया गया। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन अ कंप्रोमाइज़ फार्मूला। अब साउथ अफ्रीका का संविधान जो था एक कंप्रोमाइज़ फार्मूला था, उसमें एक बातचीत करके उसको समझाया गया, एक फार्मूला था, मतलब कंप्रोमाइज़ किया गया था उसमें। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डेवलप्ड एज अ कंप्रोमाइज़ फार्मूला बिटवीन द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड। साउथ अफ्रीका को जो संविधान था वह एक कंप्रोमाइज़ फार्मूला था, समझौता करके बनाया गया नियम था, जिसे विकसित किया गया था, किसके द्वारा? बिटवीन द ऑपरेसर मीन्स जो अत्याचारी थे, मीन्स यूरोपियंस, एंड द ऑपरेस्ड, और जो दलित थे, मीन्स अफ्रीकन्स। यूरोपियंस ही ना अफ्रीकन पर अत्याचार कर रहे थे, तो इन दोनों के बीच में कंप्रोमाइज़ था, और उसी का परिणाम यह था कि साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना था। इन द न्यू डेमोक्रेटिक सेटअप दैट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू एस्टेब्लिश, और इस तरह से जो नई प्रजातंत्र था उसे सेटअप किया गया, उसे बनाया गया। दैट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू एस्टेब्लिश, स्थापित किया गया नए प्रजातंत्र को, जिसे कि द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू एस्टेब्लिश, की जो नया संविधान जो था वह स्थापित करना चाहता था। बोथ द ग्रुप्स वेयर प्लानिंग टू लिव अस इक्वल्स, की जो दोनों समूह थे वो एक तरीके से समान जीवन यापन कर सकें, समान तरीके से रह सकें। इट वॉज नॉट ईजी फॉर आइदर ग्रुप और टू ट्रस्ट ईच अदर, यह भी एकदम आसान नहीं था कि एक दूसरे पे वो लोग सामूहिक भरोसा कर सके, मीन्स यह भी बहुत कम आसान था, क्योंकि भूतकाल में उन लोगों ने, पिछले बीते हुए समय में यूरोपियंस ने साउथ अफ्रीकन्स पर बहुत अत्याचार किए थे, उन पर बहुत उत्पीड़न किया था, तो इस पर पूर्ण रूप से विश्वास करना भी एक दूसरे के लिए, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, वह सरल नहीं था। दे हैड देयर ओन एप्रहेंशंस, उनके सबकी अपनी अलग अलग आशंकाएँ थी, सबके अपने अलग अलग डर थे। जैसे ईच ग्रुप वांटेड टू सेफ गार्ड इट्स ओन इंटरेस्ट, जो सभी समूह थे, प्रत्येक समूह अपनी अपनी सुरक्षा के लिए उनका अलग अलग इंटरेस्ट था, वो लोग अलग अलग तरीके से अपनी सुरक्षा चाहते थे। द ब्लैक मेजॉरिटी वांटेड टू इंश्योर दैट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल शुड नॉट बी कम्प्रोमाइज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। जो ब्लैक मेजॉरिटी थी, मीन्स जो ब्लैक लोग थे, यानी अफ्रीकन्स जो थे, जिन उनकी बहुलता थी, वो चाहते थे, वो निश्चित हो जाना चाहते थे कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, जो प्रजातंत्रीय सिद्धांत हैं, प्रजातंत्रात्मक जो सिद्धांत हैं, ऑफ मेजॉरिटी रूल, और जो नियम बनाया गया है, जो कानून बनाया गया है, शुड नॉट बी कम्प्रोमाइज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में उससे समझौता नहीं किया जाना चाहिए। मीन्स ये लोग, जो नियम बन चुका था, जो कानून बनाया जा चुका था, जो सिद्धांत बन चुके थे, उस पे अब इन लोगों ने कहा कि जो ब्लैक लोग थे, अश्वेत लोग थे, साउथ अफ्रीकन जो थे, इन लोगों ने कहा किसी भी तरीके से, किसी भी परिस्थिति में उससे समझौता नहीं किया जाना चाहिए। द वाइट माइनॉरिटी वॉज कीन टू प्रोटेस्ट इट्स ओन प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी। जो सफ़ेद यानी यूरोपियंस जो थे, उन लोगों ने, यूरोपीय अल्पसंख्यक जो थे, उन लोगों ने क्या किया? वॉज कीन टू प्रोटेस्ट, दिलचस्पी दिखाई, इट्स ओन प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी, अपने विशेषाधिकार और अपनी संपत्ति पर ही। मतलब उन्होंने कहा, ब्लैक्स ने, कि इन लोगों को किसी भी परिस्थिति में हमारे नियम और कानून को बदलने का कोई अधिकार नहीं होगा, वो लोग नहीं बदल सकते हैं किसी भी परिस्थिति में, और ये लोग अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकार को ही देखें, उसके बारे में ही समझें। आफ्टर लॉन्ग नेगोटिएशंस, बहुत समझौतों के बाद, नेगोटिएशंस मीन समझौता, बहुत समझौते, लंबे समझौतों के बाद, बोथ पार्टीज एग्रीड टू कंप्रोमाइज़ इन द फॉलोइंग मैनर, दोनों पार्टियां जो हैं, दोनों समूह जो है, एक दूसरे से सहमत हुए कंप्रोमाइज़ करने के लिए। द वाइट्स एग्रीड टू अ पॉलिसी ऑफ मेजॉरिटी रूल एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट,
जो वाइट जो थे, यूरोपियंस जो थे, सफ़ेद लोग, श्वेत जो थे, उन लोगों उनकी सहमति हुई टू अ पॉलिसी ऑफ मेजॉरिटी रूल कि जो जिनकी बहुलता होगी वो लोग शासन करेंगे। द अ पॉलिसी ऑफ मेजॉरिटी रूल एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। बहुल होंगे, जो जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होगी वो लोग शासन करेंगे। और कैसे? इस सिद्धांत पर कि वन मैन वन वोट, की किसी भी व्यक्ति का एक वोट होगा, एक व्यक्ति का एक वोट होगा, और उसके द्वारा दिए जाने पर, वोट दिए जाने पर जिसकी बहुलता होगी, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो ही बनेगा, वो ही शासन करेगा। दे आल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट द बेसिक राइट्स फॉर पुअर एंड द वर्कर्स। और उन्होंने यह भी सहमति ली, इस सहमति को स्वीकार किया कि द बेसिक राइट्स फॉर पुअर एंड द वर्कर्स, जो परिश्रमी थे और जो गरीब लोग थे उनके भी अपने अधिकार होंगे। द ब्लैक्स एग्रीड दैट द मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। अश्वेत लोगों ने यह सहमति ली, यह माना कि मेजॉरिटी रूल, बहुलता होगी जिन लोगों की, वे शासन करेंगे, वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, और पूर्ण रूप से वही नहीं होंगे। एंड आल्सो एग्रीड दैट मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी। जो श्वेत लोग थे उन लोगों के द्वारा जो मेजॉरिटी थी अश्वेत लोगों की, और जो उनकी प्रॉपर्टी थी उसे छीना नहीं जाएगा, कि दैट द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी। श्वेत लोगों की जो जनसंख्या थी, जो श्वेत लोग थे, उनके द्वारा अश्वेत लोगों की प्रॉपर्टी, संपत्ति को छीना नहीं जाना चाहिए। दिस कंप्रोमाइज़ वॉज नॉट वेरी इजी टू बी अचीव्ड। मतलब इस बातचीत को, इस समझौते को मानना जो है बहुत आसान नहीं था, यह समझौता जो है बहुत आसान नहीं था। द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क वॉज द इम्प्लीमेंटेशन। यह जो लागू करने वाला कार्य था ऑफ दिस कंप्रोमाइज़, इस कंप्रोमाइज़ का, वह बहुत डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत ज़्यादा कठिन कार्य था। एंड द बिल्डिंग अप ऑफ ट्रस्ट ऑन ईच अदर, और एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना, मतलब एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना और कंप्रोमाइज़ करके जो यह नियम बनाया गया था, इसको लागू करना एक बहुत कठिन कार्य था। द ओनली आंसर टू दिस प्रॉब्लम वॉज टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ द गेम दैट एवरीवन कुड अबाइड बाय। और यह द ओनली आंसर टू दिस प्रॉब्लम, समस्या केवल, ओनली आंसर केवल उत्तर था, टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का मतलब केवल एक ही हल था कि वॉज टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ द गेम, जो मतलब नियम बनाए गए थे, जो कानून था उसको, दैट एवरीवन कुड अबाइड बाय, उसे सभी लोगों के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। इन सारी समस्याओं का, इन सारे जो कंप्रोमाइज़ हुए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो संविधान बना था, उन सब का, उन सभी समस्याओं का, जो समस्या आ रही थी उसमें, उसका सबका केवल एक ही उत्तर था कि जो बनाए गए नियम हैं उसका सभी लोगों को उसका पालन सभी लोग करें। दीज रूल्स वर टू बी सुप्रीम, ये नियम सबसे बड़े होंगे, सर्वोच्च होंगे, विच नो गवर्नमेंट कोड इग्नोर, जिसे कोई भी सरकार जो है इग्नोर नहीं कर सकती थी। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, और इस तरह का ये जो आधारभूत नियम बनाए गए, जो कानून बनाए गए, इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक रूल्स इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, यह जो नियम बनाया गया, यह कानून बनाया गया आधारभूत, इसे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कहा गया। दिस रूल्स डिटरमाइंड द फॉलोइंग, और यह नियम किस तरह से निश्चित किए गए थे, किस तरह से थे। व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, मतलब इसमें क्या क्या था कि व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो निर्वाचित सरकार होगी उसका ढांचा कैसा होगा। व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट वाज आर एम्पावर्ड टू डू एंड व्हाट दे आर नॉट, और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, जिसका चुनाव करके जो चुनाव होगा सरकार का, आर एम्पावर्ड टू डू, उसका मतलब उसके पास कैसी शक्तियाँ होंगी कार्यों को करने के लिए। एंड व्हाट दे आर नॉट, और कैसी शक्तियाँ उन लोगों को नहीं दी जाएंगी। द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स, और नागरिकों के कर्तव्य और उनके अधिकार के बारे में इसमें बताया गया। चेंजिंग दिस रूल्स शुड नॉट बी वेरी इजी, और इन नियमों को बदलना आसान नहीं होगा। प्रिस्क्राइबिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीक्यूडर, और इन सारी चीज़ों को मतलब संशोधन करने के लिए, इसमें कुछ अगर बदलना होगा तो उसके लिए संशोधन प्रणाली निर्धारित की गई, संविधान की संशोधन प्रणाली निर्धारित की गई। जस्ट लाइक साउथ अफ्रीका, ऑलमोस्ट इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, संसार की, और इस तरह से साउथ अफ्रीका जो है संसार के सभी देशों में
प्रत्येक देशों में देयर हैज़ बीन डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हैविंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट, जो इन लोगों का सामाजिक समूह था उसमें जो अंतर थे उसके बारे में सब लोगों ने जाना, और देयर वॉज बीन डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हैविंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट, और सभी ने अपना अपना अलग अलग ओपिनियन दिया। मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक और अदरवाइज, उनमें से बहुत सी जो देश थे डेमोक्रेटिक जो प्रजातंत्रीय थे अथवा नहीं थे, सभी ने अपने अपने बारे में बताया, अपनी अपनी चीज़ें रखी। रिक्वायर्स सेट रूल ऑफ रूल्स नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन, और जिस रिक्वायर्स अ सेट ऑफ रूल्स, और जो नियम जो है सेट किए गए उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना गया। मोर एवर द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिक्वायर्ड नॉट ओनली बाय कंट्रीज़ but also by small association, cooperative societies, political parties or social and cultural clubs etc to enable them to conduct their affairs smoothly। और जो कॉन्स्टिट्यूशन था, अब संविधान जो थी, इज़ रिक्वायर्ड नॉट ओनली बाय कंट्रीज़, उसे केवल किसी देश को ही ज़रूरत नहीं थी, संविधान के केवल किसी देश की ही ज़रूरत नहीं थी, बल्कि एक छोटा संगठन था जो स्मॉल एसोसिएशन, किसी भी छोटे से संगठन के लिए भी उसकी ज़रूरत होती थी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो सहयोगी समाज होता था, उसके लिए भी यह था। पॉलिटिकल पार्टीज़, राजनैतिक समूह जो थे, सोशल और जो सामाजिक समूह थे, कल्चरल क्लब्स और जो सांस्कृतिक गोष्ठियाँ थी, इनेबल देम टू कॉन्डक्ट दियर अफेयर्स स्मूथली, इन सभी को इनका संचालन करने में, इनके कामकाज को यह संविधान जो है योग्य बनाता था। मीन्स इन्हीं के द्वारा संविधान के द्वारा ही ये सब चलते थे। इन ब्रीफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स हैविंग एक्सेप्टेंस ऑफ द पीपल लिविंग टुगेदर इन द कंट्री, और इस तरह से संविधान के द्वारा जो लिखित संविधान बने उसको देखते हुए पीपल लिविंग टुगेदर इन द कंट्री, देश में लोग एक साथ रहने लगे। द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सुप्रीम लॉ, संविधान को एक सर्वोच्च नियम बना दिया गया। आल्सो डिटरमाइंस द रिलेशनशिप एमंग द पीपल लिविंग इन अ कंट्री कॉल्ड सिटीजन्स, और उसमें यह भी दिखाया गया, यह भी निश्चय किया गया कि सभी लोग जो हैं, रिलेशनशिप एमंग द पीपल, सभी लोगों के बीच का जो रिलेशन होगा, लिविंग इन अ कंट्री कॉल्ड सिटीजन्स, उसे नागरिकता, मीन्स नागरिक जो होंगे, यहाँ के लोग जो रह रहे हैं उन्हें नागरिक कहा जाएगा। कॉल्ड सिटीजन्स, उन्हें नागरिक कहा गया। एंड आल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, और यहाँ के लोगों का जो रिलेशन होगा और सरकार का, मतलब सबको यहाँ अब नागरिक कहा जाएगा। फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म्स, और ये नीचे कुछ दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के कार्य हैं, संविधान का जो कार्य है। जनरेटिंग अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर पीपल लिविंग टुगेदर बट हैविंग डाइवर्स इंटरेस्ट, specifying how the government will be constituted and who will have the power to take decisions, laying down the limits of the power government and prescribing the rights of the citizens, expressing the aspirations of the people about sustaining a good society। इनमें क्या क्या, इनके कार्य क्या क्या होते थे, जो सब लोग, जितने भी लोग थे देश के, वो लोग तालमेल बैठाकर अपने सभी कार्यों को एक साथ मिलकर करेंगे, और जो सरकार होगी वो संविधान के नियम का पालन करवाएगी, और सरकार के पास ही संविधान को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को सभी मतलब निर्णय लेने का अधिकार होगा। और सभी सरकार जो बनेगी उसकी पावर जो है वो संविधान के अंतर्गत ही होगी, संविधान में बनाए गए नियमों के द्वारा ही इनके पास इनके अधिकार होंगे, इनके जो पावर है वो होगी, और सभी लोगों के भी अलग अलग अधिकार होंगे। और क्या होगा, एक्सप्रेसिंग द एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट सर्टेनिंग अ गुड सोसाइटी, और लोगों की महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे समाज का निर्माण होगा संविधान के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज़ दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक, यह ज़रूरी नहीं है दैट कि सभी देश जो हैं दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक, सभी के पास संविधान हो या सभी प्रजातंत्रीय हों, बट इट इज़ सर्टेन दैट द ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन यह निश्चित है, यह आवश्यक है कि सभी प्रजातंत्रीय जो कंट्रीज़ हैं, प्रजातंत्र देश जो हैं, उन्हें विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन, उन लोगों के पास एक संविधान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अमेरिकन्स गेव देमसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका ने भी स्वयं का
गेव देमसेल्व्स, स्वयं को दिया कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान। मतलब जब अमेरिका और ब्रिटेन का युद्ध हुआ था उसके बाद उन लोगों ने अपने लिए भी, स्वतंत्रता के बाद अपने लिए भी संविधान का निर्माण किया था। और सिमिलरली आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस ने भी अपने लिए संविधान बनाया। दस इट हैज़ बिकम अ प्रैक्टिस फॉर ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से बहुत से देश, सभी देशों ने अपने अपने लिए, अपने देश को प्रजातंत्रात्मक बनाने के लिए संविधान बनाना शुरू कर दिया। अब इसके आगे आप लोग देखेंगे सेकंड लेक्चर में। आप लोगों को अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 8576879375 पर पूछिएगा। थैंक यू।